बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। CS 502 एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम का आज हमारा लेक्चर नंबर 12 है और चैप्टर नंबर 4 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 के अंदर दोस्तों हम सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स पढ़ेंगे, सीखेंगे। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे सॉर्टिंग की डेफिनेशन हम करना चाहते हैं। तो सॉर्टिंग क्या होती है? सॉर्टिंग कहते हैं अरेंज द वैल्यूज़ इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इज़ कॉल्ड सॉर्टिंग। यानी जब आप अपनी गिवन वैल्यूज़ को एक तरतीब देते हो, ठीक है, उनको एक सीक्वेंस से जो है वो लिखते हो, किसके अंदर? या तो असेंडिंग ऑर्डर के अंदर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर। दोस्तों अभी असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर होता है अपनी वैल्यूज़ को छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ तरतीब देना। मतलब अगर आपके पास वैल्यूज़ हैं तो आप उसको किस तरह से लिखोगे? 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5। मतलब आप छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ जा रहे हो, उसको कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर्स। और डिसेंडिंग ऑर्डर्स क्या होते हैं? ऐसी तरतीब जिसके अंदर आप अपनी वैल्यूज़ को जो है वो बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ मूव करवाते हो। फॉर एग्जांपल 5 4 3 2 1, तो ये होगा डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यानी वगैरह जनाब, जब आप अपनी गिवन वैल्यूज़ को एक तरतीब देते हो, एक सीक्वेंस देते हो, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो कहता है इस अरेंजिंग वैल्यूज़ ऑफ अरेंज को हम क्या कहते हैं जी? सॉर्टिंग कहते हैं। नेक्स्ट, स्लो सॉर्टिंग एल्गोरिदम कहता है हमारे पास कुछ स्लो सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स होते हैं जो कितना टाइम लगाते हैं? एन स्केयर टाइम लेते हैं अपना जो है वर्क कंप्लीट करते हुए। तो यहाँ पे उन एल्गोरिदम के दोस्तों नाम भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये देखें। कहता है देयर आर नंबर ऑफ वेल नोन स्लो ऑर्डर ऑफ एन स्केयर सॉर्टिंग एल्गोरिदम, दीज इंक्लूड्स द फॉलोइंग: बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट। दोस्तों बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट हमने डिटेल के अंदर यहाँ पे पढ़ेंगे नहीं। ये डिटेल के अंदर हमने CS 301 के अंदर पढ़ा था। यहाँ पे हमने इनको डिटेल से नहीं पढ़ना, जस्ट हमने यहाँ पे ये देखना था कि ये जो बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट है, इन तीनों का कितना टाइम लगाता है। बस आपको ये बताओ, ये आपको MCQ में सिर्फ पूछा जा सकता है। तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट पे कितना टाइम लगता है। तो आपने कहना ऑर्डर ऑफ एन स्केयर। मतलब अगर आपके एन यहाँ भी क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। मतलब अगर आपके नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है तो आपको कितना टाइम लगेगा? 4 टाइम लगेगा। 4 टाइम क्यों? क्योंकि 2 एलिमेंट है तो 2 की पावर 2 लें जो आपके आता है 4। इस तरह अगर 6 एलिमेंट है तो 6 की पावर 2 लें जो आपके आता है 36। ठीक है, तो इस तरह जो भी जितने भी आपके पास एलिमेंट्स हैं उसकी पावर 2 लेंगे तो उतना जो है आपको टाइम लगेगा बबल सॉर्ट को रन करते हुए, इंसर्शन सॉर्ट को रन करते हुए और सिलेक्शन सॉर्ट को रन करते हुए। उसके बाद These algorithms are easy to implement but they run in theta of n square time in the worst case। मतलब कह रहा है जनाब जी कि ये जो एल्गोरिथम आपने ऊपर देखे हैं अभी भी, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट, ये इंप्लीमेंट करने में तो बहुत इजी है, लेकिन इनको रन होने के लिए वर्स्ट केस के अंदर कितना टाइम लगता है? थीटा ऑफ n स्क्वायर। और बेस्ट केस के अंदर कितना टाइम लगता है? ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। ठीक है जी। नेक्स्ट, सॉर्टिंग इन ऑर्डर ऑफ n log n टाइम। कहता है जनाब जी अब हम कुछ ऐसे एल्गोरिथम देखेंगे जिनको चलते हुए जो है थोड़ा टाइम लगता है। मतलब जिनको कितना टाइम लगता है? सिर्फ ऑर्डर ऑफ n log n। अब इससे पहले दोस्तों आपने कहता वी हैव ऑलरेडी सीन दैट मर्ज सॉर्ट एन एरे ऑफ नंबर्स इन थीटा इनटू n log n टाइम। मतलब वो कहता है जनाब जी कि हम जो आज एल्गोरिथम पढ़ने जा रहे हैं जो कि n log n टाइम लेते हैं चलते हुए, उनमें से एक एल्गोरिथम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 3 के अंदर, जिसका नाम था मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम। दोस्तों जो मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम था वो भी कितना टाइम लगता था? वो भी जनाब n log n टाइम लेता था अपना वर्क कंप्लीट करते हुए। सो ये आपको MCQ के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मर्ज सॉर्ट कितना टाइम लगता है? n log n। हीप सॉर्ट कितना टाइम लेता है? वो भी n log n। और क्विक सॉर्ट कितना टाइम लेता है? वो भी n log n। तो दोस्तों जो ऊपर आपने 3 एल्गोरिथम पढ़े हैं, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट, ये तीनों कितना टाइम लेते हैं? n स्क्वायर टाइम और वर्क करते हुए। और जो आपका ये 3 एल्गोरिथम जिनका मैं नाम बोलने जा रहा हूँ, मर्ज सॉर्ट, हीप सॉर्ट और क्विक सॉर्ट, ये तीनों सॉर्टिंग एल्गोरिथम जो है वो कितना टाइम लगाते हैं? n log n। उसके बाद कहता है वी विल स्टडी 2 अदर्स, हीप सॉर्ट एंड क्विक सॉर्ट। कहता है मर्ज सॉर्ट के अलावा इस चैप्टर के अंदर हम कुछ 2 न्यू जो है एल्गोरिथम पढ़ेंगे। एक है हीप सॉर्ट और दूसरा है क्विक सॉर्ट। अगर दोस्तों अब आपने हीप जो है आपको हीप बिल्ड करना नहीं आता, मैक्स हीप बिल्ड करना नहीं आता, मिन हीप बिल्ड करना नहीं आता, तो आप हमारी CS 301 की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं
हीप किस तरह से बिल्ड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने हीप बिल्ड नहीं करना, यहाँ पे हमने हीप मीन हीप और मैक्स हीप को बिल्ड करना नहीं सीखना। यहाँ पे सिर्फ हमने उसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी फाइंड करनी है, एनालिसिस करना उसका। सो अगर आपको ये बिल्ड करना नहीं आता तो फिर आप हमारी CS301 की जो लेक्चर सीरीज़ है उसको जाके अच्छे से वॉच करें। उसमें तकरीबन ऑलमोस्ट लेक्चर नंबर 20 के बाद जो है आपका हीप स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर लिखा हुआ कहता है अ हीप इज़ अ लेफ्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री डैट कन्फर्म टू द हीप ऑर्डर। कहता है जनाब हीप जो है वो हमारे पास एक लेफ्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है। ये एक अच्छे इंपॉर्टेंट MCQs बन सकता है कि हीप कौन सा ट्री होता है, तो लेफ्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है ये, ठीक है जी। उसके बाद कन्फर्म्स टू द हीप ऑर्डर, कहता है ये हमारे हीप ऑर्डर को जो है वो क्या करता है, कन्फर्म करता है, मतलब उसको तरतीब देता है हमारे उस चीज़ को, ठीक है, सक्सेस कंप्लीट करता है उस चीज़ को। उसके बाद द हीप ऑर्डर प्रॉपर्टी, कहता है हीप ऑर्डर की दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक होती है मिन हीप और दूसरी होती है मैक्स हीप। अब ये दोस्तों ये मिन हीप क्या होता है, कहता है एवरी नोड एक्स द की इन द पेरेंट इज स्मॉलर देन और इक्वल टू द की इन एक्स। मतलब वो कह रहा है मिन हीप एक ऐसा हीप होता है जनाब जिसमें आपकी हर पेरेंट जो नोड होती है उसकी वैल्यू अपने दोनों चिल्ड्रन की वैल्यू से क्या होती है, स्मॉलेस्ट होती है या उनके इक्वल होती है। और उसके बाद दूसरा कौन सा जी, मैक्स हीप। अब दोस्तों मैक्स हीप क्या होता है, कहता है पेरेंट हैज़ अ की लार्जर देन और इक्वल बोथ ऑफ इट्स चिल्ड्रन। कहता है जो जनाब मैक्स हीप होता है उसकी ये खासियत होती है कि उसके अंदर मैक्स हीप जैसे कि नाम ज़ाहिर है, मतलब उसका जो पेरेंट की वैल्यू होती है वो अपने दोनों चिल्ड्रन की वैल्यू से क्या होती है, ग्रेटर होती है या फिर इक्वल होती है। उसके बाद स्मॉलेस्ट की इज़ इन द रूट इन अ मिन हीप। कहता है जो हमारे पास मिन हीप होता है उसके अंदर जो सबसे छोटी वैल्यू होती है ना वो हमारी कहाँ पड़ी होती है, रूट नोड के अंदर। इसी तरह मैक्स हीप द लार्जेस्ट इज़ इन द रूट, और कहता है जो हमारे पास मैक्स हीप होता है उसके अंदर जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है ना वो कहाँ पड़ी होती है, रूट नोड के अंदर। अब यहाँ पे सर ने जो है आपको मिन हीप जो है वो ड्रा करके दिया हुआ है। अब यहाँ पे देख सकते हो आप, मैंने मिन हीप के आपको क्या भला सिचुएशन बताई थी कि मिन हीप की कंडीशन ये होती है कि मिन हीप के अंदर उसके हर पेरेंट जो नोड होती है उसकी वैल्यू अपने दोनों चिल्ड्रन की वैल्यू से क्या होती है, स्मॉलेस्ट होती है या इक्वल होती है। अब देखो यहाँ पे ये पेरेंट है, ये जो है पेरेंट है किसका, 21 का, ये जो 13 है ये पेरेंट है 21 का और 16 का। अब मुझे बताएं क्या ये जो पेरेंट की वैल्यू है क्या अपने दोनों चिल्ड्रन से छोटी है, यस। ये देखें 13 जो है इज़ ऑलवेज लेस देन फ्रॉम 21 एंड 16, ठीक है जी। इसी तरह मान लो कोई भी आप पेरेंट उठा लो, फर्स्ट करो ये वाला पेरेंट 24 उठा लो। अब 24 के चिल्ड्रन कौन कौन है, 65 24 का चिल्ड्रन है और 26 भी 24 का चिल्ड्रन है, राइट चिल्ड्रन है। तो 24 जो है दोस्तों ये देखो ये 60 अपने लेफ्ट चिल्ड्रन 65 से भी उसकी वैल्यू छोटी है और अपने राइट चिल्ड्रन 26 से भी उसकी वैल्यू क्या है जी, छोटी है। सो यही दोस्तों होता है मिन हीप। अगर अब मैं आपको मैक्स हीप दिखाऊं तो मैक्स हीप कुछ इस तरह का होता है, मतलब जिसमें उसके मैक्स हीप एक ऐसा हीप होता है, एक ऐसा ट्री होता है जिसके अंदर हर पेरेंट की वैल्यू अपने दोनों चिल्ड्रन के से लेफ्ट और राइट चिल्ड्रन से क्या होती है जी, बड़ी होती है। अब देखो मान लो जैसे ये 45 है ना, 45 का लेफ्ट चिल्ड्रन है 40 और उसका राइट चिल्ड्रन है 43। अब देखो 45 जो है अपने लेफ्ट चिल्ड्रन की वैल्यू से भी उसकी वैल्यू ग्रेटर है और अपने राइट चिल्ड्रन की वैल्यू से भी उसकी वैल्यू क्या जी, ग्रेटर है। इसी तरह आप इसको ले लो 40 को, 40 की जो वैल्यू है वो अपने लेफ्ट चिल्ड्रन जो उसका लेफ्ट चिल्ड्रन है 5 उससे भी उसकी वैल्यू बड़ी है, ग्रेटर है, और जो उसका राइट चिल्ड्रन है उससे भी उसकी वैल्यू क्या जी, ग्रेटर है। इस तरह अगर आप 43 को देखो तो 43 भी अपने दोनों चिल्ड्रन 27 और 30 से उसकी वैल्यू क्या जी, ग्रेटर है। तो दिस इज़ आ मैक्स हीप, ठीक है। तो ये था मैक्स हीप। चलें जी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट द नंबर ऑफ नोड्स इन अ कंप्लीट बाइनरी ट्री ऑफ हाइट h इज़। कहता है अगर आपने कंप्लीट जो आपका कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है उसके अंदर अगर आपने नंबर ऑफ नोड्स के थ्रू हाइट फाइंड करनी है तो उसका फार्मूला क्या होता है, कहता है उसका फार्मूला होता है h इक्वल टू log इंटू n+1 इंटू -1। तो ये बेसिकली हाइट फाइंड करने का फार्मूला है। और दोस्तों नोड एन यहाँ पे क्या नंबर ऑफ नोड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। कहता है अगर आपने नंबर ऑफ नोड्स फाइंड करनी हो तो नंबर ऑफ नोड्स कंप्लीट बाइनरी ट्री के अंदर नंबर ऑफ नोड्स फाइंड करने का फार्मूला होता है n इक्वल टू 2 की पावर h+1 -1। तो ये फार्मूला नंबर ऑफ नोड्स फाइंड करने का। दोस्तों नंबर ऑफ नोड्स फाइंड करने का एक फार्मूला तो ये है ना 2 की पावर h+1 -1। अब यहाँ पे आपके पास अब ये इस फार्मूले के तहत आप नंबर ऑफ नोड्स तब फाइंड कर सकते हो जब आपके पास हाइट होगी। अब हाइट निकालने के लिए आपके पास नंबर ऑफ नोड्स होनी चाहिए, मतलब यहाँ पे हाइट के फार्मूले में क्या है
n, तो n के नंबर ऑफ नोड्स, तो इसका मतलब फिर क्या हुआ कि हमारे पास नंबर ऑफ नोड्स होंगी तो हम हाइट फाइंड करेंगे, तो और नंबर हाइट होगी तो नंबर ऑफ नोड्स फाइंड करेंगे। तो इससे इसका एक दूसरा फार्मूला भी होता है दोस्तों। अगर आपने टोटल नोड्स फाइंड करनी हो तो इसका हमारे पास एक शॉर्ट फार्मूला भी होता है जिसका जो क्या होता है n इक्वल टू 2 की पावर लेवल, 2 की पावर क्या, नंबर ऑफ लेवल -1, मतलब 2 की पावर आपने उतनी लेनी है जितने आपकी नंबर ऑफ लेवल्स हैं। जैसे यहाँ पे देखो कितने लेवल्स हैं, लेवल किसको कहते हैं दोस्तों, लेवल ये होते हैं। जैसे ये देखो, ये एक लेवल है, ये दूसरा लेवल। चलिए अगर मैं यहाँ से दिखाऊँ आपको तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें, ये एक लेवल है, ये दूसरा लेवल है, ठीक है, और ये तीसरा लेवल है, ठीक है। अब यहाँ पे कितने लेवल हैं, 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे अगर मैं आपको कहूँ कि नंबर ऑफ नोड्स फाइंड करो तो मैंने आपको अभी भी एक शॉर्ट फार्मूला बताया। एक तो फार्मूला ये है ना, आपको जैसा ने बताया 2 की पावर h+1 एक तो ये फार्मूला है, लेकिन इससे भी आसान फार्मूला ये वाला है, n इक्वल टू 2 की पावर नंबर ऑफ लेवल -1। तो करके दिखाता हूँ आपको, देखना जरा। यहाँ पे हमारे पास फार्मूला क्या है जी, 2 की पावर आपने लेनी है नंबर ऑफ जितने लेवल्स हैं। तो कितने लेवल है यहाँ पे, 3 लेवल है, 1 2 और 3। तो आपने 2 की पावर कितनी लेनी है, 3। उसके बाद माइनस कर देना उसमें से 1। तो 2 की पावर 3 ले तो क्या जवाब आता है, 2 की पावर 203 होता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, मतलब 8 होता है, ठीक है। 2 की पावर 3 कितना होता है, 8। उसमें से क्या कर देना, -1। अगर दोस्तों 8 में से -1 के क्या जवाब आता है, 7। तो अब गिने क्या, आपके इस ट्री में 7 नोड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। यस दोस्तों, एग्जैक्टली हमारा आंसर ठीक आया। तो इसका मतलब जो मैंने फार्मूला आपको खुद से बताया है, 2 की पावर नंबर ऑफ लेवल -1, ये एग्जैक्ट फार्मूला नंबर ऑफ नोड्स फाइंड करने का। तो जब दोस्तों आप नोड्स फाइंड कर लोगे तो जितनी नोड्स आपकी आई होंगी उसको आपने यहाँ पे n की जगह पे पुट कर देना। तो log n की जगह पे आप नंबर ऑफ नोड्स पुट करेंगे, उसके बाद +1 और -1 लेकर ये फार्मूला फुलफिल करके आपकी क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी, ठीक है जी। और वो कह रहा है Cn जो है यानी नंबर ऑफ जो नोड्स हैं वो बिलोंग कर रही है थीटा ऑफ log n से, ठीक है जी। चले जी, तो ये हाइट फाइंड करने का फार्मूला भी मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों नेक्स्ट वो कह रहा है, अगर आपने किसी भी नोड आई, यहाँ पे क्या है, लेफ्ट ऑफ आई, क्या है, लेफ्ट ऑफ आई का मतलब दोस्तों ये है कि कहता है आई यहाँ पे आपकी रूट नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब यहाँ आपकी वो पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसकी आपने लेफ्ट और राइट चिल्ड्रन या पेरेंट नोड फाइंड करनी है, ठीक है। आई यहाँ पे आपकी पोजीशन को फाइंड कर रहा है, ठीक है, अरे के अंदर। कहता है अगर आपने किसी भी पोजीशन की क्या फाइंड करनी हो, लेफ्ट, यहाँ पे क्या लेफ्ट ऑफ आई का मतलब क्या है दोस्तों कि किसी आई मीन किसी एनी पोजीशन, कहता है किसी पोजीशन की अगर आपने लेफ्ट चिल्ड्रन फाइंड करना हो तो उसका फार्मूला क्या होता है, कहता है उसका फार्मूला होता है 2 की पावर क्या ना 2 इंटू आई। यहाँ पे आप प्रूफ करके देता हूँ। उसने फार्मूला क्या बताया, 2 इंटू आई, मतलब कहता है 2 को आई से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या आ जाएगा, लेफ्ट चिल्ड्रन आ जाएगा। तो हम प्रूव करते हैं इस चीज़ को। मान लो दोस्तों, अच्छा ये जो आपको एक और चीज़ यहाँ पे बता दूँ, कहता है जो आप द रूट इज़ एट पोजीशन 1 ऑफ द अरे। कहता है ये बात याद रखना, जो आपका रूट होता है ना वो पोजीशन नंबर कौन सी पोजीशन पे होता है, 1 पे। उसके बाद ये पोजीशन कौन सी है, 2, ये पोजीशन कौन सी है, 3, ये पोजीशन कौन सी है, 4, ये पोजीशन कौन सी है, 5, और ये पोजीशन है 6, और ये पोजीशन है 7। ऐसे तरतीब से चलते हैं, ठीक है जी। अब देखिए, मान लो अगर आपने पोजीशन नंबर 3 का लेफ्ट चिल्ड्रन फाइंड करना हो तो यहाँ पे आई की जगह पे क्या आएगा, 3 आ जाएगा, और 2 वैसे ही, 2 अब वैसे ही, तो 2 3 6, यानी पोजीशन नंबर 6 के ऊपर दोस्तों आपकी पोजीशन 3 का लेफ्ट चिल्ड्रन किस पोजीशन पे है, पोजीशन नंबर 6 पे। और देखो एग्जैक्टली देखो पोजीशन नंबर 3 का लेफ्ट चिल्ड्रन देखो पोजीशन नंबर 6 के ऊपर है, ठीक है। तो ऐसे दोस्तों आपको इसका मतलब ये एग्जैक्ट फार्मूला हमें पता लग गया कि अगर हमने किसी भी पोजीशन का लेफ्ट चिल्ड्रन फाइंड करना हो तो उसका फार्मूला क्या होता है, 2 इंटू आई। उसके बाद कहता है अगर आपने उसका राइट चिल्ड्रन फाइंड करना हो तो उसका फार्मूला होता है 2 इंटू आई प्लस 1। तो प्रूफ करते हैं। ये देखिए, मान लो आपने इसी सेम पोजीशन 3 का राइट चिल्ड्रन फाइंड करना है तो उसका फार्मूला उसने क्या बताया, 2 इंटू आई प्लस 1, 2 इंटू आई प्लस 1, ठीक है। अब 2 क्या, 2 वैसे ही आ जाएगा, आई की जगह पे आपने जिस पोजीशन का चिल्ड्रन फाइंड करना है वो आएगा। तो हमने 3 पोजीशन का फाइंड करना तो यहाँ पे आ जाएगा 3, उसके बाद प्लस 1। अब आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो जवाब क्या आएगा, 3 दूनी 6, 6 प्लस 1 कितना होता है, 7। तो देखिए क्या आपकी पोजीशन 3 का जो राइट चिल्ड्रन क्या वो पोजीशन 7 पे है, यस। देखो आपकी पोजीशन 3 का राइट चिल्ड्रन जो है पोजीशन 7 के ऊपर ही है। तो इसका मतलब ये भी फार्मूला बिल्कुल ठीक है। इस तरह अगर वो कहता है अगर आपने किसी भी पोजीशन का पेरेंट फाइंड करना तो कहता है क्या करते हैं, उस पोजीशन को डिवाइड कर देते हैं 2 के ऊपर, ठीक है, उस पोजीशन को डिवाइड करते हैं 2 के ऊपर। तो कहता है और फिर उसके बाद उसका
क्या लेते हैं जी, फ्लोर लेते हैं। फ्लोर, ये फ्लोर क्या था मतलब होता है पीछे की तरफ जाना वापस, ठीक है, नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू। अब मान लो अगर आपने पोजीशन, मान लो किसी भी पोजीशन का अगर पेरेंट फाइंड करना हो, मान लो आपके पास पोजीशन है 3, इसका आपने पोजीशन फाइंड करना है पेरेंट, तो कैसे फाइंड करेंगे, कहता है उसको डिवाइड कर दो, कहता है जो जिस पोजीशन का आपने फाइंड करना है ना पेरेंट, उसको डिवाइड कर दो 2 के ऊपर। तो मान लो पोजीशन नंबर 3 का फाइंड करना है, तो 3 को डिवाइड किया 2 के ऊपर, तो क्या जवाब आया, 2 1 2 और 2 1 2, यानी 1.5 तकरीबन आंसर आया आपका 1.5। कहता है इसका क्या ले लो, फ्लोर ले लो। फ्लोर का मतलब क्या होता है, अगर आपकी पॉइंट वाली वैल्यू हो तो उसको उसके पीछे की तरफ नियर 3 इंटीजर में कन्वर्ट करता है। तो 1.5 है दोस्तों, पीछे की तरफ इंटीजर होता है 1, क्या होता है 1। तो देखो क्या पोजीशन 3 का जो पेरेंट है क्या 1 है, यस, ये देखो 1 ही है उसका पेरेंट, एग्जैक्टली ये भी आंसर, ये भी फार्मूला बिल्कुल ठीक है। चलिए ये मैं आपको दोस्तों प्रूफ कर दिया, ठीक है जी। तो यहाँ तक दोस्तों हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।